हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू पाठशाला। एजुकेशन विद डिफरेंस में आपका स्वागत है। तो आज चलते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जीके इन हिंदी एमसीक्यू का सेट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। सेट 1 और 2 मैं आपको पहले बता चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देखें। काफी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले जितने भी एग्जाम है सभी के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये है कि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है? लैंगिक समानता का मतलब होता है जेंडर इक्विलिटी। जेंडर इक्विलिटी के बारे में बात हो रही है। दोस्तों, जेंडर इक्विलिटी में हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मेल को अलग मिले और फीमेल को अलग मिले, सभी के लिए सेम है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मतलब जो भी ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन डी, जो सबके लिए सेम मतलब अधिकार है। तो प्रस्तावना भी मेल के लिए उतना ही है जितना कि फीमेल के लिए है। तो इसमें आपको मैं डिटेल बता रहा हूं कि उपरोक्त जितने भी उपरोक्त सभी है, ऑल द एबव जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। संविधान न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने का अधिकार भी देता है। कृपया ध्यान दें कि मौलिक कर्तव्यों, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए बोलती है, जो स्पष्ट घोषणा के बजाय एक अंतर्निहित विचार की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, ये प्रस्तावना जो कि प्रियम्बल है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य और राजनीति निर्देशक सिद्धांत, ये सारे ऑप्शन जो है लैंगिक समानता के लिए सभी सही है। तो आप इन्हें याद रखेंगे, जो ये सिंगल क्वेश्चन करके भी आपको दे सकता है। तो चलिए आज का सेशन का सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया? भारत की संसद के द्वारा जो है इसमें से कौन सा कानून है जो कि नहीं बनाया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एम कोका। एम कोका का मतलब होता है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। एम कोका, जो कि ये भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया, ये बनाया गया है 1991 में। और ऑर्गेनाइज्ड, जो इसका ऑर्गेनाइज्ड है, ये क्राइम एंड टेररिज्म के लिए किया जाता है मेनली यूज। तो इसमें महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत इसको बनाया गया है। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है, न कि भारत की संसद के द्वारा बनाया गया है। अब आइए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। AFSPA का मतलब क्या होता है? दोस्तों, आर्म्ड फोर्स्ड स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है। ये 1958 में बनाया गया था, जो कि भारत की संसद द्वारा बनाया गया था। इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट of India that grant special power to the Indian Armed Forces the power to maintain public order in the disturbed area। जहां डिस्टर्ब एरिया है हमारे इंडिया में, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, असम हो गया, सेवन सिस्टर में जहां भी हो रहा है इस तरह का डिस्टर्ब एरिया, तो 3 मंथ के लिए हम जो है उस एरिया में आर्मी को, जो आर्म्ड फोर्स है, उसको स्पेशल पावर दिया जाता है कि आपको संभालना है। तो उसके लिए इसका गठन किया गया था 1958 में। किसी एरिया में अगर डिस्टर्ब हुआ तो इसे 3 मंथ के लिए मेंटेन करने के लिए उनको वहां पे रखा जाता है। तो AFSPA का मतलब आप समझ गए, आर्म्ड फोर्स्ड एक्ट 1958, स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्स एक्ट, स्पेशल पावर। ओके, अब पोटा के बारे में जानकारी लेते हैं। POTA क्या है? POTA प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेंथिंग एंटी टेररिज्म ऑपरेशन। एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के खिलाफ जो है इसको हम क्या करते हैं? एक्ट को लगाते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। फेमा, FEMA। फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बाय RBI। ये 1999 में RBI के द्वारा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लागू किया गया था।
तो उसका ये बताता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये चारों ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। इसमें ये बताया जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का आवास, भारत के जो प्रधानमंत्री का आवास है, ये 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो 7 रेस कोर्स रोड है, ये साधारण रूप से जो है भारत के प्रधानमंत्री के आवास को साधारण रूप से पंचवटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचवटी कहा जाता है। तो आप इन्हें याद रखेंगे, पंचवटी इसको कहा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो कि भारत के संविधान में उसका जिक्र किया ही नहीं गया है। तो दोस्तों ये जो शब्द है आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये बजट शब्द जो है ऑप्शन नंबर सी, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। बजट का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बजट तो लागू होता है। अब संविधान के द्वारा पूछा जाए तो उसमें जिक्र नहीं किया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दोस्तों प्रशासन की जो बुनियादी क्षेत्रीय इकाई है वो ऑप्शन नंबर सी, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट। भारत के प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई को जिला कहते हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे। कई बार हम छोटे क्वेश्चन पे फंस जाते हैं, तो हमें छोटे क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए जो कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। द पेरिश ऑफ डेमोक्रेसी, द पेरिश ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक जो है किसने लिखी है। पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, शंकर दयाल शर्मा जी ने। शंकर दयाल शर्मा जी ने लिखी है। द पेरिश ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक शंकर दयाल शर्मा के द्वारा लिखी गई है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। 87 पे क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बलवंत राय मेहता समिति है। बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति जानी जाती है, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक, तहसील, तालुका स्तर पर पंचायत समिति और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत समिति। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 पे। भारत में ABCD प्रदेशों की सूची में सबसे छोटी प्रदेश कौन सा है। दोस्तों जो ABCD सूची दी गई है इसमें से सबसे छोटा जो प्रदेश है ये कौन सा है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सबसे छोटा प्रदेश है, बिलासपुर। भारत में ABCD की सूची में सबसे छोटा जो है प्रदेश बिलासपुर है, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89 पे। इसमें यह बोला गया है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित जो भी है उस पर ध्यान दीजिए। इसमें पहला यह है कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। तो विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं, ये कौन सा अधिकार है। तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार ये तो सभी को है, जीवन जीने का अधिकार सभी को है। धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार ये भी सभी को है, धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार जो है सभी को है। कानून के सम्मुख समानता, कानून के सम्मुख जो है चाहे देशी हो या विदेशी हो सबको एक समान रहना पड़ेगा। और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल ये नहीं दी जाती है विदेशियों को। ये विचार और अभिव्यक्ति जो है आप अपने देश में रह करके आप अपने देशवासियों को दी जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है ये क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें विदेशियों को नहीं दी जाने जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 15, 16 और 19, आर्टिकल 15, 16 और 19 के मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए ही है। इसलिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीयों के ही पास है। अभी तक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 प्रतिबंध है। ये देश की संप्रभुता और अखंडता के संबंध में है। ये 8 जो प्रतिबंध है इसमें से पहला क्या है,
राज्य की सुरक्षा। दूसरा क्या है, विदेशी राज्यों के साथ बड़े संबंध। तीसरा क्या है, सार्वजनिक आदेश। चौथा क्या है, सभ्यता या नैतिकता। पांचवा क्या है, न्यायालय की छूट। छठा क्या है, मानहानि। और सातवां क्या है, अपराध के लिए प्रोत्साहन। और आठवां, संप्रभुता और भारत की अखंडता। इन 8 प्रतिबंधों को संविधान में उनके वर्तमान रूप में पहले संशोधन विधेयक 1951 के तहत किया गया, जो रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 द्वारा तैयार किया गया था। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो दी गई अभी जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। तो इसका जो है ऑप्शन 4 जो है, सिर्फ ऑप्शन 4 इसका सही है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ऑप्शन 4 केवल सी ऑप्शन 4 इसका सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कर्तव्य जो है इस पे ध्यान देना है। तो इसमें कर्तव्य क्या क्या है ये हम देख रहे हैं। इसमें दोस्तों ये बताया जा रहा है कि इसमें से कौन से राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है, ये ऊपर जो दिया गया है, इसमें से कौन सा है। उपकरणों के प्रतिबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना। बिल्कुल है, जो हमारे श्रमिक है उसके लिए कानून बनाना ही पड़ेगा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जरूरी है। जैसे अल्पसंख्यक में हमारे यहाँ कौन कौन से आ जाते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख आते हैं, उसके बाद जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, ये सारे हमारे यहाँ अल्पसंख्यक है। तो इसकी भी सुरक्षा हमें करनी है। क्रिश्चियन भी आते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण की सुरक्षा तो करना ही है। और समान नागरिक संहिता, ये भी करना है। तो दोस्तों, ये जो भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन सही है। अब मैं आपको एक एक करके डिटेल जानकारी दे रहा हूं। तो जानकारी ये पहले आप देख लीजिए। आंसर जो है इसका सी होगा। आंसर सी होगा। इसमें क्या होगा, सी आंसर होगा। सभी सही है इसके। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सारे सही है। अनुच्छेद जो आर्टिकल 43A बताता है, जो उपक्रमों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून। तो दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे, जो आर्टिकल 43A जो ऑप्शन नंबर ए है उसके बारे में बताया जा रहा है। ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए में 43A जो आर्टिकल है मेरा, 43A आर्टिकल इसके लिए आ रहा है। इसके लिए उपक्रमों के प्रतिबंध के श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना। उसके बाद 46 है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जो है ये 46 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 46। पर्यावरण की सुरक्षा जो है दोस्तों, ये 48 आर्टिकल में आता है, 48A में आता है। किस में आता है, 48A में आता है। तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। उसके बाद समान नागरिक संहिता की आर्टिकल जो है ये 44 में आता है। किसमें आता है, 44 में आता है। तो आप इन्हें याद रखेंगे, जो किस आर्टिकल जो है, कौन सा आर्टिकल किस में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित किया गया था और रियासतों के शासकों द्वारा, रियासतों के शासक मतलब क्या, जो राजा रहते थे, द्वारा मनोनीत किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की सीधे क्यों नहीं चुना गया था। संविधान सभा के सदस्य जो है सीधे क्यों नहीं चुना गया था। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तोड़ के पूछा जाता है छोटे छोटे क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अच्छे से देखिएगा तो लगेगा आपको क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मैं आंसर बताने जा रहा हूं। इसका आंसर ये है जो क्यों ऐसा किया जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, भारत के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमति थी और सीधे निर्वाचन सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था। असहमति था, तो इसको धीरे धीरे किया जाता है। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जब 1940 के दशक में क्लेमेंट एटली के तहत लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई, तो ब्रिटेन की भारतीय नीति में बदलाव आया। क्लेमेंट एटली सरकार ने भारत के लिए संविधान सभा के मामले को देखने के लिए कैबिनेट मिशन नियुक्त किया था। भारत के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ
असहमति थी, एक साथ सहमति नहीं था, असहमति था, और यह प्राथमिक कारण था कि सीधे निर्वाचन सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था। चूंकि जिन्ना और मुस्लिम लीग भारत के 2 संविधान सभाएं और एक भविष्य पाकिस्तान के लिए चाहते थे, यह निर्णय लिया गया कि प्रांतीय असेंबली के नव निर्वाचित विधायकों द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाना है। इस प्रकार इस आधार पर प्रांतों को 3 क्षेत्रों में समूहीकृत किया गया था, जैसे कि मुख्य रूप से हिंदू, मुख्य रूप से मुस्लिम, और वे दोनों जहां संख्या में लगभग बराबर थे। तो दोस्तों इसलिए ये क्वेश्चन जो है भारत के विभिन्न वर्गों में जो है एक साथ जो रियासतों के शासकों को द्वारा मनोनीत किया गया था, यही एक कारण था कि सभी में जो है एकता नहीं था, असहमति था। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, जो चारों ऑप्शन आपको पढ़ के मैं बताता। अब ये क्वेश्चन है जो भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है। तो दोस्तों इसमें जो है योग्यता कौन निर्धारित करता है, तो योग्यता जो है निर्धारित करता है कानून द्वारा संसद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कानून द्वारा जो है संसद करता है। आर्टिकल 282 संसद कानून द्वारा योग्यता निर्धारित कर सकती है। 280 के तहत 280 क्लॉज 2 के तहत जो है संसद कानून द्वारा योग्यता निर्धारित कर सकती है, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक होगी और जिस तरीके से उन्हें चुना जाएगा। उपरोक्त आलेख में संदर्भ में संसद में वित्तीय आयोग विविध प्रावधान अधिनियम 1951 के अधिनियम किया गया है। तो दोस्तों फिर से आते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, इससे काफी कुछ आपको सीख मिलती है। भारत की राजनीति दल की सही परिभाषा क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत की जो है राजनीति दल की सही परिभाषा क्या है, क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपको मैं बताने जा रहा हूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब डी देखिए, यहाँ पे आप ये समझ गए जो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक बार पढ़ के बता दे रहा हूं। भारत में राजनीति दल की सही परिभाषा क्या है। तो राजनीति दल का अर्थ है भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय। चुनाव आयोग के साथ लोकसभा अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत एक राजनीति दल के रूप में पंजीकृत है। दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का धारा 29A का कहना है कि राजनीतिक दलों के रूप में संघों और निकायों के चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण। फर्स्ट में यह बताया जा रहा है कि भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का कोई भी संगठन या निकाय खुद को एक राजनीतिक दल कहता है और इस भाग के प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए इरादा रखता है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग को आवेदन देना होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इसके बारे में, आप बार बार इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 पे। 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये जो संबंधित है ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सहकारी समिति से 106 और 111वां है सरकारी समिति से। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं करना है, सहकारी और सरकारी। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दे रहा हूं। 106 मतलब 106 संविधान संशोधन 22 मई 2006 को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सरकारी समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्यों में पेश किया गया। समझ गए, सहकारी समितियों, सरकारी नहीं, सहकारी समितियों को सशक्त रूप से बनाने के लिए पेश किया गया। पारित होने के लिए लोकसभा में विधेयक पर चर्चा नहीं की जा सकी। विधेयक 18/5/2019 को 14वीं लोकसभा का विघटन पर समाप्त हो गया। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को फिर से पेश करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार 30/9/2009 को
लोकसभा में संविधान 111वां संशोधन विधेयक पेश किया गया। तो 111वां जो है यह सहकारी समिति, और ये भी सहकारी, दोस्तों मैं सरकारी बोल दिया था, गलत बोल दिया था पहले मैं, 106 और 111वां जो है दोनों सहकारी समिति और सहकारी समिति है क्रमशः। तो आप इन्हें समझ गए होंगे। जो पहले जो था 18/5/2009 को ये 14वीं लोकसभा विघटन में समाप्त होने पर इसको किया गया था, बट नहीं हो पाया, तो 111वां में इसको कर दिया गया था संशोधन। तो ये दोनों का कहने का मतलब है, जो सहकारी समिति और सहकारी समिति। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नियंत्रक और महान्यवादी। नियंत्रक और महान्यवादी को, नियंत्रक और महान्यवादी को क्या कहा जाता है? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। भारत में नियंत्रक और महान्यवादी को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। तो आप इन्हें याद रखेंगे, कई सारे एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का संरक्षण, फाइनेंस का संरक्षण माना जाता है? संरक्षक माना जाता है, संरक्षक माना जाता है जो वित्त का है। तो वित्त मंत्री को जो है, फाइनेंस मिनिस्टर को, भारत का जो फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस का संरक्षक फाइनेंस मिनिस्टर होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा होता है? कोई भी शहर है उसका पहला नागरिक किसको बोला जाता है? तो दोस्तों भारत में किसी शहर का जो नागरिक, पहला नागरिक होता है वो मेयर होता है। कौन होता है? मेयर। भारत में किसी शहर का पहला नागरिक मेयर को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इन्हें याद रखेंगे। चेयरमैन, शरीफ, ये सब नहीं, मेयर होता है। भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। भारत अंतरराष्ट्रीय लोकसभा और चुनाव प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना चुनाव आयोग ने जून 2011 में की थी। कब की थी? जून 2011 में की थी। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 पे। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना निम्नानुसार थी। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की जो संसद की जो संरचना थी वो किस आकार की थी, किस अनुसार था, यह आपको बताने जा रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्राउन, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पहले क्या पोजीशन था? क्राउन का था, फिर सीनेट का था, फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का। इस तरह से उनका संरचना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधानसभा परिषद का कार्यकाल इस प्रकार था। कितने कितने का था? तो दोस्तों जो हमारे राज्य परिषद का कार्यकाल था, राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का था, और विधान परिषद का काल जो है यह 3 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 1919 के अनुसार। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद की कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि विधानसभा परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? किसके द्वारा हो सकती है दोस्तों? ये राज्यसभा के द्वारा हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 312 के अनुसार राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। ओके, तो चलिए ऑप्शन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पे, सभी अल्पसंख्यकों शैक्षिक संस्थान भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेदों में से अधिकार में शामिल अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार है? अधिकार में शामिल अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार है। तो दोस्तों यह जो है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 30 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 30 के अनुसार भारत के प्रत्येक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक को शैक्षिक संस्थानों को खोलने की अधिकार है। मतलब आप जो है एजुकेशन
संस्थान आप खोल सकते हैं, जैसे स्कूल खोल सकते हैं आप, है ना, कॉलेज खोल सकते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। आइए चलिए कुछ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है दोस्तों। हमें एक पल भूलना नहीं चाहिए, हमें एक पल भूलना नहीं चाहिए, यह कम से कम बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अधिकार है, जिसके बिना हम नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर सकता। भारत के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने शिक्षा का अधिकार के बारे में यह प्रसिद्ध बयान दिया था? शिक्षा के अधिकार के बारे में किसने दिया था यह बयान? दोस्तों फिर से मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूं। हमें एक पल भूलना नहीं चाहिए, यह कम से कम बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जन्म, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो जन्म है अधिकार है, जिसके बिना वह नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर सकता है। तो दोस्तों हमारे पहले शिक्षा मंत्री मोहम्मद अबुल कलाम आजाद जी का ये कथन था, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मोहम्मद अबुल कलाम आजाद जी ऐसा बोले थे। तो इन्हें आप बार बार देखें तो आपको याद हो जाएगा। लीजिए आपको मैं क्वेश्चन एक बार और दिखा देता हूं, जिससे आप बार बार याद इसको रख सकते हैं। देखिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार की सभी शक्तियां अपने सभी प्राधिकरण, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक लोगों से व्युत्पन्न होते हैं और इसका उपयोग इस संविधान के अनुसार या उसके तहत स्थापित संगठनों के माध्यम से भारत के राष्ट्रमंडल में किया जाएगा। उपयुक्त लेख निम्नलिखित में से लिया गया है, जिसे कुछ विद्वानों द्वारा भारत के राष्ट्रमंडल का संविधान कहा गया है। तो दोस्तों यह जो लिया गया है यह नेहरू रिपोर्ट से लिया गया है। यह किससे लिया गया है? नेहरू रिपोर्ट से लिया गया है। तो यह ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट। तो आप इन्हें दोबारा देखेंगे, पॉज करके पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में आर्टिकल में से कौन सा उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है? उच्च न्यायालय को जो है रिट जारी करने की शक्ति देता है 226। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 226। आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। हाईकोर्ट को जो है रिट जारी करने की शक्ति देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 106 पे। भारतीय मामलों की भारतीय परिषद के पूर्व पदाधिकारी कौन है? भारतीय मामलों में भारतीय परिषद के पूर्व पदाधिकारी जो है उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा है। भारतीय मामलों की भारतीय परिषद के पूर्व पदाधिकारी कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसके बारे में हमें ध्यान देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आप ध्यान दीजिए। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर शक युग पर आधारित है। किस पे है? शक युग पर आधारित है, जिसकी तिथियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों के साथ अस्थायी पत्राचार है। तो दोस्तों किसकी है? ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो तिथि है उससे अस्थायी पत्राचार है। दूसरा ऑप्शन यह है चैत्र शुक्ल फर्स्ट, जिस पर नया साल शुरू होता है, हर साल 21 या 22 मार्च को हमेशा होता है। हर साल जो है 21 या 22 मार्च को हमेशा होता है। एक लीप वर्ष में भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर के शुरुआती 6 महीने 31 दिन के होते हैं। शुरुआती जो है एक लीप जो है वो 6 महीने 31 दिन के होते हैं। तो दोस्तों जितने भी टोटल ऑप्शन है ये सारे सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हमारे जो है 1 2 3 ये सारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हिंदी कैलेंडर जो है वो सभी सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे 108 पे। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारतीय मानक ब्यूरो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये भारतीय
ध्वज संहिता के अनुसार जो है, यह प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकायों को मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभावी है? तो भारतीय मानक ब्यूरो। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक वर्तमान परिसर में जाने से पहले संसद भवन से अपनी बैठक की थी? संसद भवन से अपनी बैठक की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 1958। 1937 से भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत के संघीय न्यायालय ने 1937 से 1950 तक संसद भवन में प्रिंस के चैम्बर में अपनी बैठक शुरू की। सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और 1958 में वर्तमान परिसर में कार्यवाही शुरू की। वर्तमान परिसर में क्या किया? कार्यवाही शुरू किया था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है? दोस्तों, विवाद समाधान पैनल जो है यह आयकर अधिनियम 1961 से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विवाद समाधान पैनल आयकर अधिनियम 1961 के तहत स्थापित किया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त या नामांकित करता है? महिला आयोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इसको केंद्र सरकार करता है। कौन करता है दोस्तों? केंद्र सरकार करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने की? दोस्तों 1950 में जो योजना आयोग की स्थापना है वो कैबिनेट के द्वारा किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में कैबिनेट ने एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्थान के रूप में की। 17 अगस्त 1914 को इसे खत्म कर दिया गया। 17 अगस्त 1914 को इसे खत्म कर दिया गया और इसका नाम नीति आयोग रखा गया। नीति आयोग ने लिया इसका स्थान। कौन लिया? नीति आयोग ने लिया। तो आप याद रखेंगे डेट भी, 2014 को खत्म कर दिया गया था 17 अगस्त को। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो दोस्तों सहकारी समिति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सहकारी समितियों से संबंधित है। 43B सहकारी समिति से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 114 पे। एक बिल जो निम्नलिखित में से किसके अर्थ और दायरे को प्रभावित करता है, संसद में केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है। जो सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा सिफारिश पे पेश किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कृषि आय पर कर। कृषि आय पर जो है टैक्स जो लगता है कृषि आय पर। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। सेरबुश एलाफश हंगूल किस प्रदेश का राजकीय पशु है? सेरबुश एलाफश हंगूल किस प्रदेश का राजकीय पशु है? तो दोस्तों यह हंगूल या कश्मीरी बारहसिंगा जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु बोला जाता है। ये जम्मू कश्मीर का है। सेरबुश एलाफश हंगूल या कश्मीरी बारहसिंघा जम्मू कश्मीर राजकीय पशु है। इसमें किसको कश्मीरी बारहसिंघा भी बोलते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। कोई व्यक्ति भारत का अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्नलिखित में से किसकी योग्यता प्राप्त कर ले? किसकी योग्यता प्राप्त कर ले तब अटॉर्नी जनरल बन जाता है दोस्तों? तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अगर बनेगा तभी वो अटॉर्नी जनरल बन सकता है। ये योग्यता प्राप्त करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उसको बनना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए आपको हाई कोर्ट का 10 साल का आपको जज का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तभी आप बन सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे। देश में जो है न्यायिक प्रणाली की एक बड़ी विफलता प्रशिक्षण के तहत मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने में इसकी अप्रभावी रही है। सुनिश्चित करने में इसकी अप्रभावी रही है।
कौन सा भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है जो न्याय को तेज करने का अधिकार प्रदान करता है? न्याय को तेज करने का अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 है, अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। जो आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 118 पे। संविधान सभा एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जाने के बाद राज्यों में से आधे से कम नहीं होने वाले विधानसभा द्वारा अनुमोदित होने की भी आवश्यकता होगी यदि वह संविधान संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें जो है राज सूची में, संपत्ति सूची में शिक्षा का हस्तांतरण, ये बिल्कुल नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था में बदलाव, बिल्कुल यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी में केवल 2 बोला गया है, तो ये 2 सिर्फ राइट आंसर है। विधेयक में क्या है, यदि वो संविधान संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है। ये राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है ही नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था में बदलाव। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 119 पे। भारत में हज कमेटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। हज कमेटी जो है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों इसमें यह है, जो संसद के 3 मुस्लिम सदस्यों को भारत की हज समिति के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया, बिल्कुल सही है। एक मंत्री भारत की हज समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, एक मंत्री जो है वो नहीं हो सकता है, लेकिन संसद के 3 मुस्लिम सदस्य को हम ले सकते हैं, लेकिन कोई भी इसमें से मंत्री नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को भारत की हज समिति के अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार है, केंद्र सरकार को जो है ये सारा अधिकार है। तो दोस्तों ये जो कथन कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही है। मतलब तीनों जो ऑप्शन था वो सही था, तीनों ऑप्शन क्या था, सही था। तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। इसमें से क्या है आपको मैं एक बार और दिखा दे रहा हूं। इसमें यह बताया जा रहा है कि इसमें संसद के 3 मुस्लिम सदस्यों को भारत की हज समिति के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। एक मंत्री भारत की हज समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। जो मंत्री पद अगर आप लेते हैं तो आप अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं। केंद्र सरकार को भारत की हज समिति के अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार है, बिल्कुल है। तो आप इन्हें बार बार देखें जिससे कि आपको याद रहेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति उपरोक्त में से किसके पास है? न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है उपरोक्त में से किसके पास है? तो दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो स्टेट में उच्च न्यायालय होते हैं, जो अभी 25 है टोटल, और सर्वोच्च न्यायालय जो 1 है, तो ये दोनों के पास जो है शक्ति होती है ना। न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है ये दोनों के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है, दोनों के पास होती है। तो दोस्तों ये हमारे सेशन का आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आपको कैसा लगा ये सेशन, तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे। और जो भी सीरीज है इसके अनुसार मैं आपको हिस्ट्री का भी सीरीज पढ़ा चुका हूँ। हिस्ट्री का MCQ 3 पार्ट जो हिस्ट्री का है, एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न। उसके बाद मैं आपको अभी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। कांग्रेस भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो भी UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है वही मैं क्वेश्चन लेकर के आपके पास आता हूँ। तो आप ये आने वाले एग्जाम में, जो भी एग्जाम है, उसके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एडू पाठशाला, एजुकेशन विद डिफरेंस। तो आप इन्हें सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमें कोई भी गलती हो तो मुझे पता चले। तो अगेन प्लीज शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।